दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हम आपको लगातार जो आज के चुनावी माहौल की वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी जो कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता हैं, ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, वो दिल्ली दरबार में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं नारनौल में यहाँ कुछ नेता ही मिल पा रहे हैं, तो हमने देखा यहाँ पर सत्यव्रत शास्त्री जी यहाँ कार्यालय में उपस्थित दिखाई दिए और हमने जाना कि ये राजनीति में किस प्रकार की इनकी भूमिका है। और आज हम ये जो लगातार देख रहे हैं कार्यालय जो खोला गया है, तो शायद ये विधानसभा के नारनौल के दावेदार हैं और इन्होंने दावेदारी ठोकी है। टिकट मिलने पर चुनाव लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे, इनसे बात करते हैं। पूरी जानकारी हम आपको लगातार देते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, सभी को मेरा नमस्कार। सभी दिल्ली दरबार में हाजिरी दे रहे हैं और आप कार्यालय में और क्षेत्र के लोगों में लगातार जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली दरबार में टिकट के बिना ये ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, न तो भारतीय जनता पार्टी दरबार लगाती और न दरबारी वहां सजते। वहां कार्यकर्ता और नेता जाते रहते हैं, जैसे जिसके पास सूचना होती है वो उस काम के लिए चला जाता है। मैं अपने नेताओं से, पार्टी के वरिष्ठ लोगों से 5 साल लगातार मिलता रहा हूं। जनता के बीच भी 5 साल तक कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जिस दिन मैंने पार्टी या समाज का कोई काम नहीं किया। इसलिए मुझे हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं। मुझे जो जनता और नेता जानते हैं, मेरी पृष्ठभूमि को देखकर, मेरे काम को देखकर, और यदि पार्टी को मेरी आवश्यकता महसूस हुई तो वो मुझे इस काम के लिए आदेश करेंगे, मैं वो काम करता रहूंगा। तो पीछे लगातार एडीओ साहब बीजेपी के नेता रहे हैं, जीते हैं, मंत्री बने हैं और भी नेताओं की जो लिस्ट है, तो पार्टी किसकी तरफ टिकट का रुझान है, कौन लाइन में है, क्या कहेंगे? देखिए, लाइन में कौन है उनके तो नाम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन निर्णय किन पर होगा वो तो पार्टी के लोगों का, नेतृत्व का होगा। और पार्टी के नेतृत्व के फैसले का सम्मान करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पार्टी का निरंतर आगे बढ़ने का कारण यही होता है कि समय सामर्थ्य के अनुसार व्यक्तियों का परिवर्तन और उनका संयोजन पार्टी से सरकार में, सरकार से पार्टी में आता रहता है। और उसी क्रम में ये चुनाव भी है। बहुत ज्यादा इसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी अपने जो पूंजी है कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, उसको कुछ को एफडी के रूप में रखती है, कुछ को सेविंग अकाउंट में रखती है, कुछ को करंट अकाउंट में रखती है। तो जहां जिस प्रकार के ताकत की आवश्यकता होगी, पार्टी उसको उठा के वहां रख देती है। हम पार्टी की एक पूंजी है, हमें वो एफडी के रूप में रखे, हमें वो करंट में रखे, हमें वो सेविंग में रखे। जहाँ रखेंगे वहाँ बेहतरीन काम किया है, काम कर रहे हैं और निरंतर आगे जब तक सामर्थ्य है तब तक करेंगे। जैसे समाचारों के माध्यम से पता चला है, आरती राव का नाम भी चल रहा है, कहाँ से अटेली से, नांगल चौधरी से, नारनौल से आ सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यदि आरती राव का नाम आता है या नारनौल में किस प्रकार का क्या माहौल? देखिए, पार्टी का निर्णय जो होगा वो सब कार्यकर्ता और नेताओं को स्वीकार है। वर्तमान हमारी जो पार्टी की और जनता के बीच की जो स्थिति है, उसके अंदर खुला हाथ न पार्टी रखती, न कार्यकर्ता रखते, न नेता रखते। सबका एक एजेंडा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। उस सरकार बनाने के लिए उचित संख्या का मिलना जरूरी होता है। तो कौन कार्यकर्ता, कौन नेता कहाँ से सीट निकाल सकता है, उसके लिए गंभीरता से चर्चा हो रही है। और किसी को इस पर ईगो भी नहीं है और किसी का इस पर इशू भी नहीं है कि उसको वहीं से मिलना चाहिए और वो वहीं लड़ेगा। जो जहां से अच्छे बहुमत से सीट निकाल पाएगा उस पर ही चर्चा हो रही है और उन्हीं लोगों को सीटें मिलेंगी जहां जहां वो उसका व्यवहार है और उसके लिए ये श्योर है कि वो वहां से सीट को निकाल देंगे। इसलिए बहन आरती जी की बात हो या मेरी बात हो या किसी तीसरे नेता कार्यकर्ता की बात हो, प्राथमिकता सत्यव्रत शास्त्री या बहन आरती नहीं है। प्राथमिकता हरियाणा में तीसरी बार सरकार लाने की है। उसके लिए जिसका जितना सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता है वो सब ताकत लगा रहे हैं और लगाएंगे।
तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं जनता में, किस प्रकार से आपका ग्राउंड है, किस बात को लेकर आप दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, दावेदारी करना हमारा काम है, उसका निर्णय सरकार, केंद्र के लोगों का, राज्य के नेतृत्व का है। लेकिन हमारे पास 10 साल का सुशासन और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी मुद्दों को, यदि हम वर्तमान में और इसी इलाके में जाता हूं तो मैं लोगों को 14 से लेके और आज तक का, यदि भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में, हरियाणा में सरकार नहीं होती तो नांगल चौधरी के, आप ढाणी रावता से लेके और दूलो टायर तक के सैकड़ों गांवों में आज आबादी नहीं होती। पानी के अभाव में वहां जनजीवन था ही नहीं, 14 में ही नहीं था तो आज तक का तो उनका माहौल नहीं। पहली बात, रोड कनेक्टिविटी हमारे यहाँ हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था। इस प्रकार के रोडों की स्थिति के बावजूद आज हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे जिस शहर में आप बैठे हैं इसमें 3 नेशनल हाईवे जा रहे हैं और 152D का सफर तो ऐसा होता है जैसे मानो हम हवाई जहाज में चल रहे हैं। तो ये लोगों को महसूस हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, किसान के लिए फसलों की बात देखें। आप किसान की बात कांग्रेस के लोग करते हैं और अपने गांव में एक कहावत है, भाई तेरी बात क्यों मानूं कि तने मेरे रास गिर रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस इलाके के सैकड़ों गांव के हजारों किसानों के घरों में रास डालने का काम किया, क्योंकि पानी नहीं होता तो रास नहीं बनती, पानी से रास बनी है। इसलिए हमारा यह हक है कि 10 साल के जो हमने काम किए हैं, आने वाले समय में ये तो गड्ढे भरने का काम है। रोड मैप अब तैयार हुआ है, अब आगे स्पीड से काम होगा। एक तो पहले मुख्यमंत्री समय से पहले बदलना पड़ा और फिर बदलने के बाद 1 महीने पहले जैसे चुनाव की घोषणा हुई और मुख्यमंत्री ने काफी घोषणाओं को किया था, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है कार्यकर्ताओं पर, जनता पर? क्योंकि काफी लोगों को रोजगार मिलना था और वो बीच में लटक गया है, इसमें क्या आपका नफा नुकसान क्या होने वाला? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री के बदलने की, मैंने एक थोड़े वक्त समय पहले कहा कि पार्टी कार्यकर्ता का संयोजन करती है, किसकी कहां कब आवश्यकता है। हम सब पार्टी की पूंजी है, वो जिस स्थान पर जिसका उपयोग समय पर लगता है। अब यहाँ नायब जी की आवश्यकता थी तो नायब जी को ले आए, मनोहर लाल जी की, और किसी का, और इसमें कोई इशू भी नहीं होता। कांग्रेस में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि धरती हिलती है, लेकिन यहाँ तो कान भी नहीं हिलता। सुबह शाम को सूचना दी, सुबह काम हो गया, हो गया। सभी कार्यकर्ता नेता इस प्रकार की रचना में से आते हैं कि उनको कहीं भी भेजेंगे तो उनको ऐसा महसूस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, नायब जी का जो हरियाणा में लाना हुआ वो 2 दृष्टि से। पहली दृष्टि कि नायब जी उस मूल संगठन के मूल जीवन से चले, तो कार्यालय के प्रबंधक के रूप में से सामान्य युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से काम करते करते और यहाँ तक पहुंचने वाला कार्यकर्ता पहुंच सकता है, कार्यकर्ता में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि सैनी समाज का हरियाणा के भाजपा के प्रति 10-12% का वोट मिलता था, लेकिन इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो वर्गों से हमें वोट मिलता था वो तो मिलता ही है, और सैनी समाज का आज हमें 100% वोट मिलेगा, ये आज तय है। लोकसभा में हुआ, आगे भी होगा। तो समय के साथ किस कार्यकर्ता का संयोजन कैसे करना है, ये एक विषय है। दूसरा विषय आपने रखा कि हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। आपकी जानकारी के लिए कि हजारों के नहीं, अब तो लाखों की संख्या हो गई। हम 2,40,000 ऐसे लोग हैं जिनकी या तो नौकरी हो गई या नौकरी की सिक्योरिटी हो गई। इतना बड़ा आंकड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, पॉलिटिकल की दृष्टि से देश के किसी स्टेट ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ने तो ला पाया है कोई, और आगे कोई ले आए तो भारतीय जनता पार्टी का नेता तो ला सकता है, बाकी किसी का मन उस पर हो नहीं सकता। और जो भर्तियां हैं वो भर्तियों पर रोक नहीं है, भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, वो चलेगी। केवल परिणाम की बात है, तो भर्ती होने पर, परिणाम प्रक्रिया पूरी होने पर रोजगार मिलना ही है, वो 15 दिन बाद मिल जाएगा, कोई विशेष बात नहीं।
ये हमने बीजेपी का देखा है कि ऊपर से हाईकमान से जो बात ऊपर से आदेश हो जाता है वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए मान्य होती है। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भी मान्य होता है, और किसी भी नेता को जो आदेश दिया जाता है वो मान्य होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लगभग 40 उम्मीदवार जो नारनौल से हैं, तो उसमें किस प्रकार की क्या भगदड़ मचने वाली है, क्या संगठन उनको रोक पाएगा, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं कांग्रेस की चालाकियों को आज आपने ये प्रश्न किया तो उजागर कर रहा हूं। कल से एक मीडिया में चर्चा चल रही है कि 40 से अधिक एजुकेशनिस्ट प्रिंसिपल लेक्चरर्स ने विभिन्न पार्टियां या छोड़कर या स्वतः कांग्रेस ज्वाइन करी। मेरे पास आपके बैठने से 10 मिनट पहले आपके महेंद्रगढ़ से मेरे पास समाचार आए, नारनौल से मेरे पास एक व्हाट्सएप पर समाचार आया कि किसी भी प्रोफेसर ने, किसी भी लेक्चरर ने कोई ज्वाइनिंग नहीं की और झूठे नाम से इतना बड़ा प्रोवेंडर बना दिया। आप सोचिए, जो चुनाव जीतने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे अपनाते हैं, जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? एक दूसरे को खाने वाले हैं। भाई, कोई पार्टी छोड़ता है तो स्पष्ट आना चाहिए ना, सूची आनी चाहिए। सूची वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा तो नाम गलत दे दिया, और वो कल से नहीं, आज से ही वो शुरुआत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो आएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि मेरा नाम आपने कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग के लिए कैसे दे दिया। क्या हालत होगी इनकी? काम करो, लोगों के बीच, लोगों पर जाओ, उनके साथ व्यवहार करो, उनके सुख दुख में शामिल हो। वो सुख दुख में शामिल होना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं कि हमें सरकार दो फिर मिलेंगे। अरे, सरकार के बिना कुछ नहीं करोगे तो फिर सरकार में कैसे आओगे? उनकी इस राजनीतिक सोच जो है वो बहुत अलग ढंग की है। वो देश के विकास के लिए या समृद्धि के लिए नहीं, वो मौज मस्ती के लिए है। यह उनका कोई गुप्त एजेंडा है जो वो कभी कभी दर्शाते हैं। जैसे अभी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके साबित किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे। आप धारा 370 लाने वाले के साथ समझौता कर रहे हैं। देश की जनता को जवाब चाहिए इस बारे में कि 50 साल से 70 साल से जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे, जिनको वोट का अधिकार नहीं था, समाज जीने का अधिकार नहीं था, 370 हटने के बाद उनको अधिकार मिला, उनको फिर नारकीय जीवन में डालना चाहते हैं क्या? कांग्रेस का ये गुप्त एजेंडा है जिसको लोग अब समझ चुके। देखिए दर्शकों, हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी ने अपनी पूरी बातें बताई, किस आधार पर ग्राउंड में जाके ये वोट मांगते हैं, किस वर्क रिपोर्ट के आधार पर ये वोट मांगते हैं, और कांग्रेस की स्थिति भी बताई, किस प्रकार से उनकी स्थिति है, और सरकार के बारे में भी पूरा बताया कि सरकार आगे नौकरी देने वाली है, ये रेगुलर प्रक्रिया चल रही है, सभी को रोजगार मिलने वाला है। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा? आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स डालें। आप अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।